Yes, today we are going to start the chapter that is Earth Changing Earth, Class 7 Geography. Which topic we will discuss in this chapter? That is introduction about the chapter, endogenic forces, volcano, earthquake, exogenic forces, various landforms, what is the work of the river just because that so many landforms are there, sea waves, work of ice and the work of wind. In introduction, the earth crust consists of the several large and the some small rigid irregular shaped plates. यू नो वेरी वेल कि जो अर्थ की क्रस्ट है वो कई सारी लेयर से मिलके बनी है, जिसमें कुछ लेयर सॉफ्ट है, कोई रिजिड है, कोई इरेगुलर है, विच कैरी द कॉन्टिनेंट्स एंड द ओशन फ्लोर्स कॉल्ड द लिथोस्फेरिक प्लेट्स. और उसी में से कुछ पर्टिकुलर जगह पर लैंड सरफेस आता है और किसी जगह पर ओशन फ्लोर आता है. ये कहा जाता है कि अर्थ का जो टोटल सरफेस है उस पर 3/4 पे ओशन सरफेस है और 1/4 पे लैंड सरफेस है. दीज प्लेट्स मूव अराउंड वेरी स्लोली. और ये जो प्लेट्स है लिथोस्फेरिक प्लेट, ये हर साल कुछ 1-2 सेंटीमीटर मूव करती है, जिन्हें हम ऑब्जर्व नहीं कर पाते. और ये मूव इस वजह से करती है क्योंकि इन लिथोस्फेरिक प्लेट्स में कुछ क्रैक्स आ गई है, जस्ट बिकॉज द मोल्टन मैग्मा इज देयर इनसाइड द अर्थ. Just a few millimeter each year because of the movement of molten magma. The earth movement are divided on the basis of the forces which cause them. अर्थ के मूवमेंट को दो तरह के फोर्सेस की वजह से कैटेगराइज किया गया है. द फर्स्ट टाइप ऑफ फोर्स दैट इज एंडोजेनिक. एंडो मीन्स इनसाइड. ऐसे फोर्सेस जो अर्थ के इंटीरियर में काम कर रहे हैं और जिनकी वजह से कोई बदलाव आ रहा है उनको एंडोजेनिक फोर्सेस कहा जाता है. एंड एक्सोजेनिक फोर्सेस वो होते हैं जो अर्थ के सरफेस पर काम करते हैं, लाइक जैसे हवा है, विंड है और वाटर है. ये सारे अर्थ के सरफेस के बाहर है. सी वेव्स है और इनकी वजह से जब किसी तरह की फॉर्मेशन हो रही है तो वो एक्सोजेनिक फोर्सेस कहला रहे हैं, बिकॉज एक्सोजेनिक फोर्सेस है जो अर्थ के सरफेस के बाहर हम फिजिकली जिनको देख सकते हैं और वो काम कर रहे हैं. एंडोजेनिक जो अर्थ के सरफेस के अंदर है, लाइक मोल्टन मैग्मा, जिसकी वजह से अगर कुछ क्रैक्स आ जा रही है जिनको हम देख नहीं सकते, वो मोल्टन मैग्मा इनसाइड द अर्थ दैट इज प्रेजेंट, तो दैट्स वाई दैट इज एंडोजेनिक. नाउ अर्थ मूवमेंट दो तरह की वजह से होता है अर्थ का मूवमेंट, एंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक. एंडोजेनिक जो होता है ये एक सडन फोर्सेस होते हैं और कई बार इनको डिजास्ट्रोफिक फोर्सेस भी कहा जाता है क्योंकि ये डिजास्टर बर्बादी लाते हैं. सडन फोर्सेस की वजह से जो जो चीज़ें आपको देखने को मिलती है दैट इज़ अर्थक्वेक, वोल्केनो एंड द लैंडस्लाइड. डिजास्टर में बिल्डिंग माउंटेन्स इट कैन बी. एक्सोजेनिक फोर्सेस में आपको सोइल एरोजन, डिपोजिशनल ये देखने को मिलता है. दोनों चीज़ें, सोइल एरोजन भी होता है और सोइल डिपोजिशन भी होता है. रिवर, विंड, सी वेव्स एंड ग्लेशियर्स. नाउ एंडोजेनिक. एंडो का जो लिटरल मीनिंग होता है दैट इज इनसाइड. इनसाइड. जेनिक मीन्स ओरिजिनेटेड, जो अंदर से फोर्स पैदा हुआ. एंड एंडोजेनिक फोर्सेस समटाइम्स सडन मूवमेंट्स एंड एट द अदर टाइम प्रोड्यूस द स्लो मूवमेंट्स. ये सडन फोर्सेस होते हैं और स्लो मूवमेंट्स लाते हैं. सडन मूवमेंट्स लाइक द अर्थक्वेक एंड द वोल्केनोज मास डिस्ट्रक्शन ओवर द सरफेस ऑफ अर्थ. और इन सडन मूवमेंट की वजह से, जैसे एक अर्थक्वेक है, एक सडन मूवमेंट है. वोल्केनो जो है, वोल्केनो क्या होता है, जब अर्थ की क्रस्ट का ऊपर से जो क्रस्ट है वो वहाँ से फट के अगर उसमें से मोल्टन मैग्मा निकल के बाहर ठंडा होकर वो लावा बन जाता है, तो सच टाइप ऑफ डिस्ट्रक्शन इज कंसिडर एज द वोल्केनो. Volcano is the opening in the earth crust through which the molten magma erupts suddenly. Now, what is earthquake? When the lithospheric plate moves, the surface of the earth vibrates. जब lithospheric plates move करती है तो जो अर्थ का सरफेस है वो वाइब्रेट करता है और इसी वाइब्रेशंस को आप पूरे अर्थ पर ऑब्जर्व कर सकते हो और इसी को अर्थक्वेक कहा गया. द प्लेस इन द क्रस्ट वेयर द मूवमेंट स्टार्ट इज कॉल्ड द फोकस. इनसाइड द अर्थ जिस जगह से अर्थक्वेक बना है उस पॉइंट को फोकस कहा जाता है. और उसी पॉइंट को बिल्कुल सीधा अगर आप अर्थ सरफेस पर ले आते हो तो अर्थ सरफेस पर वो पॉइंट एपिसेंटर कहलाता है. और चारों तरफ जो वेव्स पैदा होती है उन्हें सिस्मिक वेव्स कहा जाता है. अर्थक्वेक कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड. ये कहा जाता है कि अर्थक्वेक को कभी भी हम पहले से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि ये कब आने वाला है, लेकिन हाँ हम कुछ चीज़ों को ध्यान में रख के इसका जो इम्पैक्ट है उसको मिनिमाइज़ कर सकते हैं. लाइक हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि कौन से जो प्लेसेस है वो सेफ़ है. जैसे कौन हम किसी कॉर्नर में जाके सेफ़ फील कर सकते हैं, हम किचन में या अंडर द स्लैब जाके या डेस्क के अंदर या नीचे जाके हम अपने आप को सेफ कर सकते हैं. लेकिन जो खुले एरियाज़ होते हैं हमें उस टाइम पर जब अर्थक्वेक आ रहा है तो लाइक सीलिंग रूफ के नीचे हमें नहीं खड़ा होना चाहिए. इन सब चीज़ों को हम ध्यान रख सकते हैं, कुछ प्रिकॉशंस होते हैं.
नाउ ये कहा जाता है कि एनिमल्स के कुछ बिहेवियर होते हैं जिनकी वजह से हम ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं जो कॉमन अर्थक्वेक है कि वो कब आ सकते हैं। लाइक जनरली जब कभी भी कोई फिश अपने पॉन्ड से बाहर आकर उछलने लगे या जो स्नैक्स है वो अर्थ सरफेस पर निकल कर बाहर आ जाए, तो ये कुछ सिंपलाइज करते हैं कि इट कैन बी द सम prediction of the earthquake. Now earthquake preparedness where to take shelter, like safe spot under a kitchen counter, table or the desk. Stay away from the fireplaces, area around the chimneys and the window, because when the earthquake is there, so the glass of the windows can be broken, and that's why it can be the dangerous for someone. Now be prepared. Spread the awareness amongst your friends and the family members कि कौन से प्लेसेस सेफ है, कहाँ आपको छिपना चाहिए जब अर्थक्वेक आ रहा है। तो ये इन्फॉर्मेशन आप अपने फ्रेंड्स में पास कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। एक्सोजेनिक फोर्सेस, एक्सो मीन्स आउटसाइड एंड द जेनिक मीन्स ओरिजिन। तो मेजर लैंडफॉर्म जो बाहर की तरफ फोर्सेस काम कर रहे हैं उनको एक्सोजेनिक फोर्सेस कहा गया है, जिनकी वजह से बहुत डिफरेंट तरह के मेजर लैंडफॉर्म्स बनते हैं। The landscape is being continuously worn away by the two process. The first one is the weathering. Weathering is the breaking up of the rocks of the earth surface. Weathering होता है कि मौसम कई बार ठंडा हो जाता है, कई बार गर्म हो जाता है, when sometimes the sunlight is there, तो that's why जो rocks होती है उनमें क्रैक आ जाती है और वो ब्रेक होके अर्थ सरफेस कई बार सोइल की भी फॉर्मेशन करती है। Erosion is the wearing away of the landscape by the different agents like the water, wind or the ice. नाउ वर्क ऑफ अ रिवर। रिवर का क्या काम होता है? द रनिंग वाटर इन द रिवर एरोड्स द लैंडस्केप। जब जो रनिंग वाटर होता है तो जिस शेप में वो लैंड पर फ्लो करता हुआ जाता है वो एक उसी शेप की एक लैंड फॉर्म बना लेता है, दैट इज कंसिडर एज अ लैंडस्केप। वैन द रिवर ट्रम्बल्स एट द स्टीप एंगल्स, और जब भी कोई रिवर मूव करती हुई जाती है तो वो जब मूव करती है तो उन जिस पर्टिकुलर जगह पर वो जाके गिरती है जब किसी रॉक पर, तो अगर वो रॉक वहाँ से सॉफ्ट है तो वो ब्रेक हो जाती है और वहाँ एक वाटर लेक फॉर्म हो जाता है, वाटर फॉल। नाउ एज द रिवर एंटर्स द प्लेन, जब ये प्लेन्स में एंटर करती है तो ये मूव करती हुई जाती है जैसे एक स्नैक जाता है, तो जहाँ पर ये टर्न लेती है उसको मिएंडर्स कहा जाता है। ड्यू टू द कॉन्टीन्यूस एरोजन, कई बार ये होता है कि जब कॉन्टीन्यूस एरोजन होता रहता है तो जहाँ पर इसने टर्न लिया तो कई बार नेक्स्ट टाइम जब रिवर का फ्लो होगा तो वो उस टर्न से पास ना होकर सीधा पास हो सकती है, और जो टर्न पहले से ही था वो टर्न अलग हो सकता है और वो एक ऐसी शेप ले सकता है जैसे एक बैल का जो कूब होता है पीछे का, इस तरह का, जिसको एक अलग ही लेक कंसिडर किया गया है और उसको ओक्स बोले कहा जाता है। When the river overflows its banks, it leads to the flooding of the neighboring। और जब कभी भी रिवर ओवरफ्लो हो जाती है तो किनारों पर जो एरिया होता है वो ऊपर की तरफ उठ जाता है, एंड जिसको लीव्स कहा जाता है। द फ्लडिंग रिजल्ट इन द डिपोजिशन ऑफ लेयर, और कई बार जो फ्लड आता है तो वो अपने साथ में बहुत ज़्यादा फाइन पार्टिकल्स और सेडिमेंट्स लेके आता है, जिसकी वजह से वो पर्टिकुलर प्लेन बहुत ज़्यादा फर्टाइल बन जाता है। नाउ रेस बैंक, जैसे मैंने अभी बताया कि जब कभी भी वाटर ओवरफ्लो होगा तो साइड के जो किनारे ऊपर उठ जाएंगे, ऐसी फॉर्मेशन को लीव्स कहा जाता है। नाउ एज द लीवीज, नाउ एज द रिवर अप्रोचेज द सी, जैसी रिवर जो है वो समुद्र के पास पहुंचती है, द स्पीड ऑफ द फ्लोइंग वाटर डिक्रीजेज, पानी की स्पीड घट जाती है, एंड द रिवर बिगिंस टू ब्रेक अप। और जब रिवर ब्रेक होती है अपनी बहुत सारे पार्ट्स में तो उन्हें डिस्ट्रीब्यूटरीज कहा जाता है। द रिवर बिकेम सो स्लो दैट इट बिगिंस टू डिपोजिट इट्स लोड एंड इज डिस्ट्रीब्यूटरी फ्रॉम इट्स ओन माउथ। नाउ द कलेक्शन ऑफ द सेडिमेंट्स फ्रॉम ऑल द माउथ्स फॉर्म अ डेल्टा। Now work of the sea waves. The erosion and the deposition of the sea waves give rise to the coastal landform, जिसकी वजह से बहुत सारे coastal landforms बनते हैं। Sea waves continuously strike at the rocks, cracks develop with they become larger and wider। सी वेव्स भी अपने साथ में कई बार रॉक्स को स्ट्राइक करती है, जब हिट करती है तो उनमें क्रैक ला देती है और कई बार उन्हें होलो भी कर देती है, जिसकी वजह से सी केव्स बनते हैं। जब किसी चट्टान को वो खोखला करती है तो वहाँ पर सी केव्स बनते हैं। जब ये सी केव्स आर पार हो जाती है तो वो सी आर्चीज कहलाती है। यू कैन सी द पिक्चर इन एनसीईआरटी बुक। नाउ जब सी आर्चीज के ऊपर की छत हट जाती है तो वो स्टैक्स कहलाते हैं, और जब स्टैक्स भी बेसिकली एक फाइन एरिया, एक तरफ से स्टैक का जो एक पिलर था वो टूट जाता है तो जो सेकंड पार्ट होता है वो सी क्लिफ बन जाता है। नाउ द वर्क ऑफ आइस। अ ग्लेशियर इज अ
लार्ज मास ऑफ आइस कॉन्टीन्यूसली। ग्लेशियर कहा जाता है जहाँ पर बहुत सारी बर्फ़ इकट्ठी होती है जो कंटिन्यूसली कई बार ब्रेक होती रहती है। नाउ द ग्लेशियर कार्व आउट द डीप होलो। कई बार ग्लेशियर जो होते हैं उसमें भी बहुत ज़्यादा डीप होलो बन जाते हैं आइस लगातार मेल्ट होने से। द मटेरियल कैरिड बाय द ग्लेशियर सच एज द रॉक बिग एंड द स्मॉल सैंड। और कई बार जो ग्लेशियर होता है वो भी अपने साथ में बहुत बड़ी या छोटी या सैंड बहुत तरह के डिपॉजिट कैरी करते हैं। दिस डिपॉजिट फॉर्म द ग्लेशियर मोरेन्स। नाउ वर्क ऑफ विंड। विंड क्या होता है, अगर हम एक डेजर्ट का एग्जांपल ले तो डेजर्ट में जो सैंड होती है तो समटाइम इट हैपन्स कि डेजर्ट की जो सैंड है वो जब हवा वहाँ पर चलती है तो वो ऊपर की जो सैंड है वो एरोड नहीं होती, लेकिन जो नीचे का जो पार्ट है वो सोइल उड़ जाती है, जिसकी वजह से वहाँ की जो बेसिकली जो चट्टान है वो मशरूम जैसी शेप ले लेती है। विंड एरोड द लोअर सेक्शन, ये इस वजह से क्योंकि वहाँ की विंड लोअर सेक्शन को हटा देती है, लोअर सेक्शन की जो सैंड है उसको, लेकिन अपर पार्ट की सैंड एज इट इज़ रहती है, जिसकी वजह से मशरूम जैसी शेप बन जाती है। समटाइम्स द सम रॉक हैव द नैरोर बेस, जिसकी वजह से वहाँ की जो रॉक्स हैं उनका जो बेस है वो नैरो होता है, पतला होता है, और ऊपर से जो है वो वाइडर होता है। व्हेन द विंड्स ब्लोज, जब हवा चलती है, इट लिफ्ट एंड ट्रांसपोर्ट सैंड फ्रॉम द वन प्लेस टू अनदर, ये उस सैंड को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाती है, जिसकी वजह से कई बार सैंड ड्यून्स बन जाते हैं। एंड व्हेन द ग्रेन्स ऑफ सैंड आर वेरी फाइन, और जब ये बहुत ज़्यादा फाइन होते हैं और लाइट होते हैं, द विंड कैन कैरी इट ओवर द लार्ज डिस्टेंस, सच सैंड इज डिपॉजिट इन द लार्ज एरिया, और जब ये सैंड एक बहुत बड़ी जगह पर इकट्ठा हो जाती है एक प्लेन एरिया पे तो उन्हें लॉसेस कहा जाता है। लार्ज डिपॉजिट्स ऑफ लॉसेस इज फाउंड इन चाइना। चाइना में इस तरह के एग्जाम्पल देखे जा सकते हैं। इट्स ऑल अबाउट दी